आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आज मैं मेवाड़ के महाराणा कुंभा की बात करूंगा। हाँ दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा कुंभा, जो आप लोग ये इमेज देख रहे हो आप, मेवाड़ के महाराणा कुंभा है। तो बात करता हूं महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, इनका जो शासनकाल रहा था वो रहा था 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक, यानी 1433 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक रहे थे। कौन शासक रहे थे? महाराणा कुंभा रहे थे। कौन रहे थे? महाराणा कुंभा रहे थे। तो दोस्तों कई बार महाराणा कुंभा का शासनकाल भी पूछ लिया जाता है, और महाराणा कुंभा का शासनकाल रहा था 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक रहा था। 1468 ईस्वी तक रहा था। इनकी बात करते हैं, यह किस वंश से संबंधित है? यानी दोस्तों मेवाड़ रियासत की बात करूं तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। वर्तमान की बात करें तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता है। मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता है। यहाँ जिस वंश ने शासन किया था उसका नाम था गुहिल। क्या नाम था? गुहिल, या इसी वंश को सिंसोदिया कहा गया। कालांतर में क्या कहा गया था? सिंसोदिया कहा गया था। और इन्हीं सिंसोदियाओं में बात करें, इन्हीं सिंसोदियों में प्रतापी शासक हुआ था, और उस शासक का नाम था मेवाड़ के महाराणा कुंभा। क्या नाम था? मेवाड़ के महाराणा कुंभा थे। तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा की बात करें तो इनका वंश पूछ लिया जाए तो ये किस कुल में जन्म हुए थे? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये मेवाड़ के सिंसोदिया वंश से संबंधित है। कौन से वंश में जन्म हुआ था इनका? मेवाड़ के सिंसोदिया वंश में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था। और इनका संबंध है मेवाड़ रियासत से। किस रियासत से संबंधित है? मेवाड़ रियासत से। हाँ दोस्तों, मेवाड़ रियासत से, जो कि इनका शासनकाल 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक रहा था। बात करते हैं इनके पिता की। इनके पिता का नाम था मोकल। क्या नाम था? मोकल। महाराणा मोकल के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? महाराणा कुंभा महाराणा मोकल के पुत्र थे। बात करते हैं इनकी माता का। माता का नाम था सौभाग्यवती। क्या नाम था? सौभाग्यवती इनकी माता का नाम था। दोस्तों किनकी माता का नाम था? महाराणा कुंभा की। बात करते हैं दोस्तों इनके जन्म की। इनका जन्म हुआ था 1423 ईस्वी में। कब हुआ था? 1423 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? महाराणा कुंभा का। महाराणा कुंभा के पिता का नाम मोकल था और माता का नाम सौभाग्यवती था। जन्म 1423 ईस्वी में हुआ था। और बात करते हैं राज्याभिषेक की बात करें तो इनका जो राज्याभिषेक है वो राज्याभिषेक हुआ था 1433 ईस्वी में। कब हुआ था? 1433 ईस्वी में। किस दुर्ग में हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। किस दुर्ग में हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। किस दुर्ग में हुआ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। दोस्तों इनका राज्याभिषेक की बात करें तो इनका राज्याभिषेक हुआ था 1433 ईस्वी में। किस दुर्ग में हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। दोस्तों इनकी मुख्य पत्नी के ध्यान रखना, इनकी जो मुख्य पत्नी थी उसका नाम था सौभाग्यवती। क्या नाम था? सुमति झाला। क्या नाम था? सुमति झाला था। दोस्तों याद रखना, दोस्तों ध्यान रखना, इनकी माता का नाम सौभाग्यवती था। क्या नाम था? सौभाग्यवती। इनकी पत्नी थी जिसका नाम था सुमति झाला। क्या नाम था? इनकी सबसे प्रिय, जो इनके जीवन पर सर्वाधिक जिनका प्रभाव था उसका नाम था सुमति झाला। वैसे ये शासक था, शासकों आपको पता है राजपूत शासकों के अनेकों पत्नियां हुआ करती थी, परंतु इनकी जो मुख्य, इनके जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव था, इनकी मुख्य संगिनी थी, इसकी मुख्य अर्धांगिनी
थी उसका नाम क्या था? सुमति झाला। क्या नाम था? सुमति झाला इनकी पत्नी का नाम था। किनकी पत्नी का नाम था? महाराणा कुंभा की पत्नी का नाम था। इनकी माता का नाम सौभाग्यवती था, पिता का नाम मोकल था। इनका जन्म 1423 में हुआ। इनका राज्याभिषेक 1433 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में हुआ था। इनकी पत्नी जिसका नाम क्या था? सुमति झाला था। जो आप लोग इमेज देख रहे हो ये मेवाड़ के महाराणा है, मेवाड़ के महाराणा कुंभा है। कौन है? मेवाड़ के महाराणा कुंभा का सुंदर चित्र देखो, कितना हट्टा कट्टा शरीर है, हाथ में तलवार लेकर खड़े हैं। मेवाड़ के महाराणाओं के महाराणा, ये मेवाड़ के महाराणाओं के महाराणा। ये राजस्थान की स्थापत्य कला, संगीत कला, चित्रकला की दृष्टि से इनके शासन काल को स्वर्ण काल कहलाता है। सर्वाधिक निर्माण कार्य करवाए थे, सर्वाधिक ग्रंथ लिखाए थे, सर्वाधिक लोगों को आश्रय दिया था, आश्रय दाता रहे थे। इसी के कारण इसे राजस्थान के स्थापत्य कला का जनक। आगे हम लोग दोस्तों बात करेंगे। इनकी बात करें तो इनके पिता थे जिनका नाम था मोकल। क्या नाम था? मोकल। मोकल की बात करेंगे दोस्तों, मोकल की बात करें तो मोकल के समय की बात करें तो इनके विरोधी बन गए थे। इन्हीं के दादा थे, किनके दादा? इन्हीं के दादा हुए थे कुंभा के वंशज में, यानी कुंभा के ही दादा परदादों में बात करें तो एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था राणा लाखा। क्या नाम था? राणा लाखा। राणा लाखा के दासी पुत्र थे। क्या नाम थे? दासी पुत्र थे। उनकी उपपत्नी के पुत्र थे जिसका नाम था चाचा मेहरा, और एक इनका सहयोगी था जिसका नाम था महपा पंवार। क्या नाम था? महपा पंवार। क्या नाम था? महपा पंवार। यह अपने आप को मेवाड़ के उत्तराधिकारी समझते थे। क्या समझते थे? उत्तराधिकारी समझते थे। और उत्तराधिकारी समझते थे और यह मोकल को मेवाड़ से हटाकर मेवाड़ पर क्या करना चाहते थे? अधिकार करना चाहते थे। मोकल 1433 ईस्वी में जिलवाड़ा की नाल में युद्ध करने के लिए जा रहे थे। तो उसी मोकल की सेना में ये भी गए थे साथ में। कौन गए थे? चाचा मेहरा और महपा पंवार। और इन लोगों ने धोखे से किसकी हत्या कर दी? 1433 ईस्वी में। किसकी हत्या कर दी? 1433 ईस्वी में मोकल की इन लोगों ने क्या कर दी? हत्या कर दी। किसने कर दी? ध्यान रखना, मेवाड़ के महाराणा हुए थे जिनका नाम था महाराणा लक्ष्य सिंह, या इसे इतिहास में राणा लाखा भी कहा जाता है। राणा लाखा के उपपत्नी के पुत्र थे चाचा मेहरा महपा पंवार। और इन लोगों ने धोखे से राणा कुंभा के पिता मोकल की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। कहाँ की थी? जिलवाड़ा की नाल में। कौन सी नाल में दोस्तों? जिलवाड़ा की नाल में। अरावली में एक नाल पाई जाती है, अरावली में एक दरा पाया जाता है और उस दरे का नाम था जिलवाड़ा का दरा। और इस दरे में इनकी हत्या कर दी। उस समय कुंभा भी अपने पिता के साथ में था, परंतु मेवाड़ के सरदारों ने सूझबूझ से महाराणा कुंभा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। और फिर इनका 1433 ईस्वी में, कब? 1433 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक करवा दिया चित्तौड़गढ़ में। जी हाँ दोस्तों, 1433 ईस्वी में महाराणा कुंभा को मेवाड़ का क्या नियुक्त कर दिया गया? शासक नियुक्त कर दिया गया। क्या नियुक्त कर दिया गया? शासक नियुक्त कर दिया। जब महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक हुआ था तो महाराणा कुंभा के समक्ष अनेक चुनौतियां थी। क्या थी? इनके अनेक चुनौतियां थी। किनके चुनौतियां थी? महाराणा कुंभा के। किसके? महाराणा कुंभा के समक्ष अनेक चुनौतियां थी। जब ये शासक बने थे उस समय इनके समय अनेक चुनौतियां थी। इनके समय क्या हुआ दोस्तों? मेवाड़ साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में? 2 भागों में, यानी मेवाड़ साम्राज्य के 2 गुट बन गए। एक गुट वो जो इनके पिता के हत्यारे थे। किनके पिता के हत्यारे थे? महाराणा कुंभा के पिता मोकल के। कौन थे? चाचा मेहरा महपा पंवार। कौन थे? चाचा मेहरा और महपा पंवार, ये इनके पिता के हत्यारे थे। एक गुट तो इनका बन गया, दूसरा गुट बन गया मेवाड़ महाराणा कुंभा के। किनका बन गया? मेवाड़ महाराणा कुंभा का। और क्या हुआ दोस्तों? देखना, ध्यान से सुनना। क्या हुआ कि मेवाड़ महाराणा कुंभा ने काफी सूझबूझ से अपनी कूटनीति से
अपनी कूटनीति के माध्यम से इन्होंने इनको सबको परास्त कर दिया। किनको परास्त कर दिया? अपने विरोधियों को और गुट को समाप्त करके और संपूर्ण रूप से मेवाड़ की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली और मेवाड़ साम्राज्य को समृद्ध यानी विकसित एक साम्राज्य बनाया था। एक सुदृढ़ और मजबूत साम्राज्य की नींव रखी गई थी महाराणा कुंभा के द्वारा। तो दोस्तों देखना, जिन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं उनकी बात करें तो एक का नाम था चाचा। क्या नाम था? चाचा। हाँ दोस्तों, मेहरा और महपा पंवार। यह कुंभा की कूटनीति के आगे कुछ भी नहीं कर पाए और अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि कुंभा ने स्पष्ट आदेश निकाल दिया कि जो मेरे पिता के हत्यारे हैं उनसे बदला निश्चित ही लेकर रहूंगा। कुंभा ने एक निश्चय कर लिया कि जो मेरे पिता की जिसने हत्या की उन हत्यारों को मैं माफ करने वाला नहीं हूँ। निश्चित तौर पर उसे मैं सजा देकर ही चैन की नींद लूंगा। तब इन लोगों को भय हो गया और ये मारवाड़ के शासकों के पास शरण लेने का प्रयास करते हैं, परंतु वहां इन्हें शरण नहीं मिलती है। तब यह मालवा, मेवाड़ की पड़ोसी रियासत थी जिसका नाम था मालवा। कौन सी रियासत थी? मालवा रियासत। और मालवा का एक शासक था जिसका नाम था महमूद खिलजी। क्या नाम था? महमूद खिलजी। क्या नाम था? महमूद खिलजी प्रथम। कौन सा खिलजी? महमूद खिलजी प्रथम। दोस्तों आगे मेवाड़ के महाराणा सांगा के समय भी एक महमूद खिलजी सेकंड आएगा, परंतु ये महमूद खिलजी प्रथम है। ये क्या करते हैं? चाचा मेहरा, महपा पंवार और एक इनका पुत्र जिसका नाम था अक्का। क्या नाम था? अक्का। क्या नाम था? अक्का। या कई इतिहासकार इसे एक्का भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्का। ये सब लोग क्या भागकर किसके पास शरण लेते हैं? मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के पास। किसके पास जाकर शरण लेते हैं? मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के पास शरण लेता है। और महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को पत्र लिखा। महमूद खिलजी को लिखा कि देख महमूद, तुम्हारे और मेरे बीच में किसी भी प्रकार की कोई जातीय दुश्मनी नहीं है। ये मेरे पिता के हत्यारे हैं। तूने जिनको शरण दे रखी है इनको मेरे पास भेज दे या मेरे साम्राज्य में भेज दे। ये मेरे पिता की हत्या करके आए हैं, परंतु मालवा के सुल्तान अपनी अक्कड़ में इन्हें शरण देकर रखता है। इसी परिणाम दोस्तों क्या होता है? इसी परिणाम 1437 ईस्वी में दोस्तों एक युद्ध होता है इतिहास में जिसका नाम था सारंग। कौन सा? सारंगपुर का। कौन सा युद्ध होता है? सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? सारंगपुर का युद्ध होता है दोस्तों। सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1437 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1437 ईस्वी में लड़ा गया था। किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो ध्यान रखना दोस्तों, यह मेवाड़ के महाराणा कुंभा। किन किन के मध्य? कुंभा, महाराणा कुंभा और मालवा का शासक था जिसका नाम क्या था? महमूद खिलजी। किनके साथ? महमूद खिलजी। यानी महाराणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी के साथ लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1437 में। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? सारंगपुर का युद्ध। युद्ध का कारण क्या था? युद्ध का कारण था कुंभा के पिता के हत्यारों को शरण देना। और इस युद्ध का परिणाम क्या रहा था मेरे दोस्तों? ध्यान से देखना। इस युद्ध का जो परिणाम रहा था मेरे दोस्तों, इस युद्ध का परिणाम रहा था विजय हुआ था। कौन विजय हुआ था? विजय हुआ था महाराणा कुंभा। कौन विजय हुआ था? महाराणा कुंभा। कौन? विजय श्री किसको प्राप्त हुई? महाराणा कुंभा को विजय प्राप्त हुई। किसको प्राप्त हुई? महाराणा कुंभा को विजय प्राप्त हुई। किस युद्ध में विजय प्राप्त हुई? सारंगपुर के युद्ध में। किस युद्ध में? और इसमें पराजित कौन हो गया? महमूद खिलजी फर्स्ट। मालवा का शासक महमूद खिलजी, मांडू का शासक महमूद खिलजी पराजित हो गया। विजय किसको प्राप्त हुई? विजय श्री को प्राप्त हुई थी महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा इन अपने पिता के हत्यारों को दंड देकर ही
चैन का सांस लेते हैं। अपने पिता की हत्या का इन्होंने क्या कर लिया, बदला ले लिया। क्या कर लिया, इसी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा खुश होकर इस विजय को यादगार बनाना चाहता था। कुंभा मुख्य उपासक था भगवान विष्णु का। किसका उपासक था, भगवान विष्णु की पूजा करता था और भगवान विष्णु को समर्पित एक स्तंभ बनाया था जिसका नाम रखा था विष्णु स्तंभ। क्या रखा था, विष्णु स्तंभ। राणा सांगा इस युद्ध को यादगार बनाने के लिए एक स्तंभ बनाता है दोस्तों, और वो स्तंभ बनाया था किस दुर्ग में बनाया था, चित्तौड़गढ़ में। कौन से दुर्ग में बनाया था दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो स्तंभ बनाया था उसका नाम था विजय स्तंभ। क्या नाम था, विजय स्तंभ, जो कि बनाया गया था सारंगपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में। किस युद्ध के उपलक्ष्य में बनाया गया, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया। कौन सा स्तंभ बनाया गया, विजय स्तंभ बनाया गया। कौन सा बनाया गया, विजय स्तंभ बनाया गया। किस दुर्ग में बनाया गया दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। किसमें, चित्तौड़गढ़ में। किस युद्ध के उपलक्ष्य में बनाया गया, सारंगपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में। कब बनाया मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, 1440 से लेकर 1448 ईस्वी के मध्य। किस ईस्वी के मध्य, 1440 से लेकर 1448 के मध्य एक स्तंभ बनाया गया जिसका नाम क्या रखा, विजय स्तंभ रखा। और विजय स्तंभ की बात करें तो इनकी चर्चाएं करते हैं, इनका स्वरूप। क्या, इनका स्वरूप की बात करें तो दोस्तों विजय स्तंभ का स्वरूप है कुल मंजिल है, मंजिल। और मंजिल की बात करें तो इसकी कुल मंजिल है 9 मंजिलें। कितनी मंजिल है, 9 मंजिला भवन है ये। कितनी मंजिलें, 9 मंजिल बनी हुई। कितनी मंजिलें बनी हुई, 9 मंजिलें बनी हुई है। विजय स्तंभ की कुल मंजिल कितनी है, 9 है। कहाँ, चित्तौड़गढ़ में। बनवाया कब, 1440 और 48 के मध्य बनवाया था मेरे दोस्तों। दोस्तों ध्यान रखना, इनकी कुल मंजिल कितनी है, 9। इनकी कुल ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों इनकी कुल ऊंचाई है 122 फीट। कितनी ऊंचाई है, 122 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। कितनी फीट ऊंचाई पर बना हुआ है, 122 फीट पर ऊंचाई पर बना हुआ है। कौन सा स्मारक बना हुआ है, विजय स्तंभ। कौन सा बना हुआ है, विजय स्तंभ। यानी कुल ऊंचाई कितनी, 122 फीट। दोस्तों कुल खर्च देखना, कुल खर्च की बात करें तो दोस्तों लगभग 90 लाख रुपए। कितना खर्च हुए थे कुंभा के विजय स्तंभ बनाने में, 90 लाख रुपयों का खर्च उठाना पड़ा था कुंभा को। दोस्तों इसकी बात करें तो सीढ़ियां, यानी कितनी सीढ़ियां बनी हुई है, सीढ़ियों की बात करें तो दोस्तों इस स्तंभ में 157 सीढ़ियां। कितनी सीढ़ियां, 157 सीढ़ियां। यानी 9 तो मंजिल है, 122 फीट ऊंचा है, 157 सीढ़ियां। कुल खर्च कितने हुए थे कुंभा के, 90 लाख रुपए खर्च हुए थे। कितने हुए थे, 90 लाख रुपए हुए थे। दोस्तों दूसरा यह पूछा जाता है, इसका वास्तुकार कौन था, क्या, वास्तुकार कौन थे दोस्तों। वास्तुकार की बात करूं तो इसके वास्तुकार थे, एक का नाम था नापा। क्या नाम था, नापा। एक का नाम था देपा। क्या नाम था, देपा। एक का नाम था पुंजा। क्या नाम था, पुंजा। नापा, पुंजा और देपा और पेम्मा, ये इस प्रकार के। और देवा, कौन था, देवा। ये इस प्रकार से विजय स्तंभ के वास्तुकार यानी डिजाइन बनाने वाले थे। नापा, देपा, पुंजा, पेम्मा, देवा, इस प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा विजय स्तंभ की क्या बनाई गई, डिजाइन बनाई गई। विजय स्तंभ की बात करें तो पीले लाइमस्टोन, कौन से पत्थरों से बना है दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाता हूँ विजय स्तंभ दिखाता हूँ मैं आपको, अभी दिखाता हूँ विजय स्तंभ कैसा बना हुआ है। विजय स्तंभ अभी दिखाता हूँ मैं आपको, विजय स्तंभ। ये देखिए विजय स्तंभ, देखिए आपको कैसा दिखाई दे रहा है विजय स्तंभ। दोस्तों अभी देखो, मैं थोड़ा आपको ऊपर से और दिखाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर और दिखाता हूँ आपको विजय स्तंभ। कौन सा है, विजय स्तंभ। देखिए किस प्रकार के पत्थरों से बना हुआ है, पीले लाइमस्टोन। किस प्रकार के पत्थरों से बना हुआ है, पीले लाइमस्टोन के पत्थरों से बना हुआ है। किसे, पीले लाइमस्टोन। किस प्रकार का पत्थर प्रयुक्त लिया गया,
पीले लाइमस्टोन पत्थर का। और यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक की कुल ऊंचाई कितनी है? 122 फीट। कितनी है? 122 फीट है। कुल मंजिल कितनी है दोस्तों? 9 मंजिलें गिन सकते हो आप। देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितनी मंजिल होगी दोस्तों? कुल कितनी मंजिल है? मंजिल कितनी मंजिल है? मंजिल है दोस्तों 9। कितनी मंजिल है विजय स्तंभ में? 9 मंजिला भवन है। ये कितने मंजिल है? 9। दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, ऊपर की जो मंजिल है, ये ऊपर की जो 9वीं मंजिल है, और 9वीं मंजिल क्या हुआ कि आकाशीय बिजली, क्या हुआ? आकाशीय बिजली गिरने के कारण यह नष्ट हो गई। क्या होगी? नष्ट हो गई। तब इनका पुनर्निर्माण करवाया गया था 1842 से 1862 के मध्य। मेवाड़ महाराणा थे जिनका नाम था स्वरूप सिंह। क्या नाम था? स्वरूप सिंह। क्या नाम था? स्वरूप सिंह। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इनका पुनर्निर्माण करवाया था। किसका पुनर्निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का। किसका? विजय स्तंभ। आपको जो ये इमारत दिखाई दे रही है विजय स्तंभ है। इस विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया था मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने, क्योंकि इनकी 9वीं मंजिल आकाशीय बिजली गिरने के कारण नष्ट हो गई थी, और इनका पुनर्निर्माण करवा दिया स्वरूप सिंह ने। किसने करवाया? स्वरूप सिंह। कब करवाया? 1842 से लेकर 1862 के मध्य करवाया था। दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है कि विजय स्तंभ की जो जगती है, इस जगती की जो कुल ऊंचाई है वो 12 फीट है। यानी ऊपर की जो जगती दिखाई दे रही है, इसकी चौड़ाई पूछी जाती है दोस्तों, तो इसकी चौड़ाई है 24 फीट, और इनकी खड़ाई पूछी जाती है 32 फीट। कितनी? 32 फीट पूछी जाती है। तो ये इनकी जगती बनी हुई है दोस्तों। ये सबसे प्रसिद्ध इमारत है मेवाड़ के। किस दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। दोस्तों इनके उपनाम को लेकर पूछा जाता है। इनके उपनाम को लेकर पूछा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इनके उपनाम कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। उपनाम की बात करें तो ये विजय स्तंभ तो है ही, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनाने के कारण विजय स्तंभ तो इनका नाम है ही। कीर्ति स्तंभ, क्या है ये? कीर्ति स्तंभ। इसे बोलते हैं कीर्ति स्तंभ, यानी कुंभा की कीर्ति के प्रतीक है। यस, कीर्ति। इसे क्या बोलते हैं? कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं। कौन सा स्तंभ बोलते हैं? कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? विजय स्तंभ को। इसे कहा जाता है हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। हिंदू देवी देवताओं का क्या कहा जाता है? अजायब घर कहा जाता है। इसे कहा जाता है भारतीय संगीत कला का अमूर्त विश्वकोश भी कहा जाता है। भारतीय संगीत कला का अमूर्त विश्वकोश भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? और इसे कहा जाता है भारतीय कला का व्यवस्थित सजा हुआ संग्रहालय। भारतीय कला का, किस कला का? भारतीय कला का व्यवस्थित सजा हुआ संग्रहालय। भारतीय कला का सजा हुआ व्यवस्थित संग्रहालय भी कहा जाता है। ये दोस्तों इनके उपनाम। इसे विक्ट्री टावर भी कहते हैं। कौन सा टावर कहते हैं? विक्ट्री टावर। कौन सा टावर कहते हैं? विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इस विजय स्तंभ को किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को विक्ट्री टावर भी कहते हैं। कौन सा टावर कहते हैं? विक्ट्री टावर भी कहते हैं। इनके कीर्ति स्तंभ है। इनका उपनाम हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर है, भारतीय संगीत कला का अमूर्त विश्वकोश है, और भारतीय कला का व्यवस्थित सजा हुआ संग्रहालय है।
और इसी की बात करें तो इसे विक्ट्री टावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजय स्तंभ तो कहते हैं, विजय स्तंभ से और भी प्रसिद्ध है, इसी कारण इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। ये दोस्तों इनके उपनाम है। कुल मंजिल कितनी होगी? 9। ऊंचाई कितनी होगी? 122 फीट होगी। सीढ़ियां कितनी दोस्तों? देखना, ये इनकी आकृति है वो वर्तालाकार है, यानी वर्ताकार सोपान पद्धति से बना है, वर्ताकार सोपान पद्धति से बना है दोस्तों, एक मंजिल से दूसरी। ये देखिए चित्तौड़ की दीवार है इसके पास में। किसकी दीवार है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। किसकी दीवार है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की दीवार है। तो दोस्तों इसका जो निर्माण करवाया गया था कुंभा के द्वारा, कब करवाया था? याद रखना, 1440 से लेकर 1448 के मध्य करवाया गया था। किसका निर्माण करवाया गया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। किस दुर्ग में करवाया गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया गया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आया होगा। ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ से इम्पोर्टेंट, मैं वादे के साथ, गारंटी के साथ कहता हूँ, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, कुंभा को लेकर आपके पक्का एक क्वेश्चन आएगा, देख लेना। और आपको मेरे पीडीएफ्स भी मिलेंगे, आरसी रायका के नाम से आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, यानी आपको उपलब्ध, यानी संग्रिया एग्री जोन से, यानी संग्रिया एग्रीकल्चर जोन से जो संस्थान है उसकी तरफ से आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई जाएगी। दोस्तों ध्यान रखना, संग्रिया जो मदन जी सर के द्वारा आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाएगी सभी प्रकार की। दोस्तों निष्फिक्र होकर ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना। किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्या हो तो जरूर हम लोगों से कांटेक्ट कर लेना, सर से कांटेक्ट कर लेना। किसी भी प्रकार की वैसे आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, फुल डिटेल में आपकी समक्ष में चर्चाएं कर रहा हूँ। दोस्तों आगे चलते हैं, इनके बारे में आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों देखना, इधर देखिए दोस्तों, हमने मेवाड़ महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ा था कि अभी विजय स्तंभ के बारे में पढ़ा था, उसने किसी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। आगे की जानकारी करते हैं दोस्तों एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। क्या नाम है? वीर विनोद नामक ग्रंथ लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? श्यामल दास के द्वारा। किसके द्वारा? श्यामल दास। किसके द्वारा लिखा गया? श्यामल दास दधिवाड़िया के द्वारा लिखा गया था, जो कि मेवाड़ का एक सरकारी इतिहासकार था। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह का दरबारी कवि था श्यामल दास दधिवाड़िया। इन्होंने ग्रंथ लिखा, कौन सा लिखा? वीर विनोद। इन्होंने कहा है, क्या कहा इन्होंने कहा है कि मेवाड़ में कुल जो दुर्ग है वो है 84। कितने बताए? मेवाड़ में कुल दुर्ग बताए गए वीर विनोद के अनुसार 84 हैं। कितने हैं? 84। 84 में से दोस्तों ध्यान से देखना, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण, कितने दुर्गों का? 32 दुर्गों का निर्माण। 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? अकेले मेवाड़ महाराणा कुंभा ने। किसने करवाए? मेवाड़ महाराणा कुंभा ने करवाए। तो कुंभा ने कितने दुर्ग बनवाए? 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता माना जाता है। किसको माना जाता है? महाराणा कुंभा को माना जाता है। किस ग्रंथ के अनुसार? वीर विनोद के अनुसार। वीर विनोद नामक ग्रंथ किसने लिखा? श्यामल दास दधिवाड़िया ने। किसने लिखा? श्यामल दास दधिवाड़िया ने लिखा था। श्यामल दास दधिवाड़िया ने लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा है? वीर विनोद लिखा है। और इसी कारण 32 दुर्गों का निर्माता होने के कारण महाराणा कुंभा को, 32 दुर्गों का निर्माता होने के कारण महाराणा कुंभा को कहा जाता है राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक। क्या कहा जाता है? राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक या स्थापत्य कला का राजकुमार। क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का राजकुमार कहा जाता है। इतने दुर्गों का निर्माण करवाने के कारण इन्हें एक उपाधि भी दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी? दुर्गाधीराज की। कौन सी उपाधि दी गई थी?
दुर्गाधीराज की उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी? महाराणा कुंभा को। किसको दी गई? महाराणा कुंभा को उपाधि दी गई। किसकी दी गई थी? दुर्गाधीराजपति की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? अधिकांश दुर्गों का निर्माण करवाने के कारण राजस्थान के इतिहासकारों ने कहा है कि ये तो दुर्गाधिपति थे। क्या थे? दुर्गों का अधिपति थे, दुर्गों पर अधिपत्य रखने वाले थे, क्योंकि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करना कोई मामूली सी बात नहीं है दोस्तों। ये स्थापत्य कला के प्रेमी थे, ये कलाओं में रमे रहते थे, कलाओं में इनका विश्वास था और सब कुछ कला ही मानते। दोस्तों आप भी जानते हो कि कला ही जीवन है। क्या है? कला ही जीवन है। इन्होंने कला को जीवन माना, जीवंत रूप से इन्होंने 32 दुर्गों के निर्माण करवा दिए दोस्तों। आज भी राजस्थान के ऐतिहासिक दुर्गों के दोस्तों देखना, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसका पुनर्निर्माण करवाया। किसका? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। दोस्तों प्रसिद्ध दुर्ग कुंभलगढ़, कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। दोस्तों अचलगढ़ दुर्ग, कौन सा? अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग ये है सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में। अचलगढ़ दुर्ग का है सिरोही में। और कुंभलगढ़ है दोस्तों राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग दोस्तों चित्तौड़गढ़ में एक पठार है जिसका नाम है मेसा का पठार। कौन सा पठार है? मेसा के पठार पर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 620 मीटर। कितनी है? 620 मीटर है मेसा। इनके अलावा दोस्तों इसने बनवाया था बेराट। कौन सा? बेराट। बेराट का दुर्ग बनाया था, जिसे बोलते हैं वर्तमान में भीलवाड़ा में। कहाँ है? भीलवाड़ा में। इसने और भी राजस्थान में अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेसा के पठार पर कुंभलगढ़ दुर्ग है। इस प्रकार के राजस्थान में छोटे बड़े टोटल 84 दुर्गों के निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसी कारण इसे दुर्गाधीराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्ग। अभी मैं आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में दिखाता हूँ, चित्तौड़ का दृश्य दिखाता हूँ दोस्तों। अभी देखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करता हूँ दोस्तों। चित्तौड़, ये देखिएगा, ये देखिएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये है। इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। कुंभा के द्वारा पुनर्निर्माण करवाने के कारण चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा गया था विचित्रकूट दुर्ग। क्या कहा गया? विचित्रकूट दुर्ग। कौन सा कूट कहा गया? विचित्रकूट दुर्ग कहा गया। कुंभा के द्वारा पुनर्निर्माण करवाने के कारण इसे क्या कहा गया? विचित्रकूट दुर्ग कहा गया। यही है दोस्तों जो आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए दोस्तों, यही वो स्तंभ है जिसका नाम क्या था? विजय स्तंभ। हमने अभी पढ़ा है विजय स्तंभ, जिसका निर्माण भी किसने करवाया? कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। दोस्तों यहाँ जो छतरियां दिखाई दे रही है, एक मीरा के गुरु था जिसका नाम था रैदास जी। क्या नाम था? रैदास की छतरियां। किसकी छतरियां? रैदास जी। इनके अलावा मेवाड़ के सेनापति, प्रसिद्ध सेनापति मेवाड़ के उदय सिंह के समय महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह के 2 सेनापति थे, जिनका नाम था जयमल और फतेह, यानी जयमल मेड़तिया, फतेह सिंसोदिया की छतरियां भी यहीं बनी हुई है। ये जो छतरियां आपको दिखाई दे रही है, ये मेवाड़ के वीरों की छतरियां बनी हुई है। किनकी बनी हुई है? वीरों की छतरियां बनी हुई है। यह है एक जल दुर्ग की श्रेणी में भी आते हैं। यह एक बावड़ी दिखाई दे रही है आपको दोस्तों, ये देखिए बावड़ी दिखाई दे रही है। ये इस प्रकार के दुर्ग, इनका पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा। दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण कार्य, इस दुर्ग का जो निर्माण कार्य है, इस दुर्ग का निर्माण कार्य मौर्य शासकों के द्वारा, किसके द्वारा? मौर्य शासकों के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान के सबसे बड़े दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक के द्वारा करवाया गया था। और मौर्य शासक था जिसका नाम था मानमौरी नामक। क्या नाम था? मानमौरी को पराजित करके बप्पा रावल ने, मेवाड़ के शासकों ने इस पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो मौर्य शासकों के द्वारा निर्मित है। दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग 2 नदियों के संगम पर है। कितनी नदियों के संगम पर? एक नदी है जिसका नाम है बेड़च। क्या नाम है? बेड़च। और एक नदी है जिसका नाम है गंभीरी। क्या नाम है? गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग ने गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर बनाया गया दुर्ग है। ये दोस्तों राजस्थान में दुर्ग बनाने की 9 कोटियां, उनमें से 8 कोटियों में आता है, यानी शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के, कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के। यह एक गिरी दुर्ग है। किस प्रकार का दुर्ग है? मुख्यतः गिरी और जल दुर्ग है। और दुर्गों की सभी कोटियों में आता है। एक कोटि को, जो धानवन श्रेणी को छोड़कर, रेगिस्तान के दुर्ग को छोड़कर सभी कोटियों में इसमें, यानी दुर्गों के निर्माण की जो सभी कोटियां, उनमें शामिल किया जाता है।
तो दोस्तों आपके सामने जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये चित्तौड़ दुर्ग का है और इसका पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने भी यहाँ अनेक महल बनवाए थे। यहाँ कुंभ श्याम मंदिर बना हुआ है, यहाँ कालिका भवानी है, तुलजा भवानी जैसे मंदिर बने हुए दोस्तों। इस दुर्ग का निर्माण भी पुनर्निर्माण भी महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। आप देख रहे हो कुंभ। इनके अलावा की बात करते हैं, अगले दुर्ग की बात करते हैं। तो दोस्तों देखना अगला दुर्ग कौन सा है। अगले दुर्ग की बात करता हूं दोस्तों। तो अगला दुर्ग है हमारा कुंभलगढ़। कौन सा है? कुंभलगढ़। ये देखिए दोस्तों कुंभलगढ़ कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया था 1448 से लेकर 1456 ईस्वी के मध्य करवाया था। 1448 से लेकर 1456 ईस्वी के मध्य किस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया? कुंभलगढ़ दुर्ग का। किसका करवाया? कुंभलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। किसने करवाया? महाराणा कुंभा। ये कुंभा का निवास स्थल है। क्या ये कुंभा का निवास स्थल है? कौन सा स्थल है? कुंभा का निवास स्थल है। और इसी के अंतर्गत एक लघु दुर्ग बना हुआ है। लघु दुर्ग कौन सा है? लघु दुर्ग, जिसका नाम क्या है दोस्तों? कटारगढ़। क्या नाम है? कटारगढ़। क्या नाम है? कटारगढ़। और कटारगढ़ को कहा जाता है मेवाड़ की आंख। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। दोस्तों ध्यान रखना, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कटारगढ़ को, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग बना हुआ है जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। और इसी दुर्ग के बारे में कहावत प्रसिद्ध है अबुल फजल की। किसकी? अबुल फजल की। अबुल फजल ने कहा था ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। कि ये दुर्ग इतनी दुर्भेद्यता, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि जैसे नीचे से ऊपर देखेंगे तो सिर की पगड़ी है वो नीचे गिर जाएगी। ये कथन कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। किस दुर्ग के बारे में कहा था? कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बारे में। इनकी आकृति कटार के समान है। कैसी है? कटार के समान है, इसका इसे कटारगढ़ कहते हैं। और दोस्तों राजस्थान का सबसे सुरक्षित और सुदृढ़ दुर्ग की बात करें तो यह है कुंभा के समय का, कुंभा का निवास स्थल था। किसका? कुंभा का। और इसी दुर्ग की बात करें तो महाराणा प्रताप, यहाँ से 3 फैक्ट पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। किसकी? महाराणा प्रताप की। यहाँ एक महल बना हुआ है जिसका नाम है बादल महल। क्या नाम है? बादल महल। कौन सा महल है? बादल महल। और इस बादल महल में 9 मई, कब? 9 मई 1540 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और दोस्तों उदय सिंह हम आगे चर्चाएं करते हैं कि उदय सिंह की जो माता थी, राजमाता थी, उसका नाम था कर्मावती। गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण होता है और बनवीर नामक व्यक्ति इनके बड़े भाई विक्रम सिंह की क्या कर देता है? हत्या। इनकी उदय सिंह की धाई माँ थी जिसका नाम था पन्नाधाय। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। किसका दिया था? चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को सुरक्षित, यहाँ का एक प्रशासक था जिसका नाम था आशा देवीपुरा हाड़ा। क्या नाम था? आशा देवीपुरा हाड़ा नामक व्यक्ति के पास सुरक्षित पहुंचाया था। किसको पहुंचाया था? उदय सिंह को। तो उदय सिंह की जो शरण स्थली कहलाता है, प्रताप की जन्म स्थली कहलाता है, कुंभा का निवास स्थल कहलाता है, और कुंभा की मृत्यु स्थली भी कौन सा दुर्ग कहलाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहलाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग। और इस दुर्ग का जो वास्तुकार था, इस दुर्ग का, कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार का नाम था शिल्पी मंडन। क्या नाम था? शिल्पी मंडन। तो दोस्तों पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था शिल्पी मंडन, जो कि महाराणा कुंभा का प्रधान वास्तुविद था। इस व्यक्ति के द्वारा इसका डिजाइन बनाया गया। किसका डिजाइन बनाया गया? कुंभलगढ़ दुर्ग का डिजाइन बनाया गया। कहा जाता है कि यह दुर्ग 13 चोटियों से घिरा हुआ है। अरावली की 13 चोटियों से। कितनी चोटियों से? जिनमें से नील है, हेमवत है, गंधमान है, हेमकुट है। इस प्रकार की टोटल 13 चोटियां हैं। हेमकुट की चोटी यहाँ पर, ये मुख्य हेमकुट की चोटी पर बना है। कहा जाता है कि कुंभा की पत्नी थी जिसका नाम था कुंभलमती। क्या नाम था? कुंभलमती के नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा गया कुंभलगढ़। क्या रखा गया? कुंभलगढ़ रखा गया। क्या रखा गया? कुंभलगढ़ रखा गया। दोस्तों इस दुर्ग की बात करें, इस दुर्ग का परकोटा
विश्व का सबसे बड़ा परकोटा है, यानी ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। चाइना के दीवार के बाद, चाइना की दीवार के बाद विश्व में सबसे बड़े अगर दीवार की बात करें तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग की। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसी है इनकी दीवार दिखाता हूँ मैं आपको। कुंभलगढ़ दुर्ग की दोस्तों ये अचलगढ़ दिखाई दे रही है। ये देखिए दोस्तों कितनी मजबूत, कितनी सुदृढ़ दीवारें बनाई गई है, कितनी मजबूत और कितनी सुदृढ़ दीवारें बनाई गई है। यानी इन्हें ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया क्या कहा जाता है? ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया यानी भारतीय महान दीवार क्या कहा जाता है? भारतीय महान दीवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय महान दीवार कहा जाता है। किस दुर्ग की दीवार को कहा जाता है? कुंभलगढ़ की दुर्ग की दीवार को कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से गहरे परकोटे से घिरा हुआ है और ये जो भारतीय दीवार है यानी इस कुंभलगढ़ दुर्ग के परकोटे की कुल लंबाई है 36 किलोमीटर। कितनी है? 36 किलोमीटर इनकी कुल लंबाई है। 8 घुड़सवार इस पर आसानी से दौड़ सकते हैं। 8 घुड़सवार आसानी से दौड़ सकते हैं। तो दोस्तों पूछा था कि भारत के किस दुर्ग की दीवार सबसे बड़ी मानी गई है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग की मानी गई। इसे क्या कहा जाता है? ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया यानी भारत की महान दीवार कहा जाता है। भारत की महान दीवार किस दुर्ग के? कुंभलगढ़ दुर्ग की। और इसी के अंदर एक लघु दुर्ग बना है जिसका नाम है कट्टारगढ़, और कट्टारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। किसकी आंख? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो ये आप जो देख रहे हो ये दोस्तों क्या है? बुर्जें। ये क्या बनी हुई है? बुर्जें बनी हुई है। यहाँ से सुरक्षा की दृष्टि से सैनिक तैनात किए जाते हैं। देखिए कितना मजबूत है, कितनी मजबूत दीवारें हैं दोस्तों, कितनी सुगम, कितनी सुदृढ़ दीवारें दिखाई दे रही है आपको। देखिएगा, देखिए कैसी दीवारें हैं, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। कुंभा ने क्या चीज बनाई है दोस्तों, देखने के लायक है। कभी आप लोग अच्छी मेहनत करके कृषि पर्यवेक्षक के पद पर आसीन हो जाओ तो कभी देख के आना कि ऐसी दीवारें दोस्तों हमारी कला और संस्कृति विश्व में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। यहाँ राजस्थान में जो सर्वाधिक जो पर्यटक आते हैं वो हमारे ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए आते हैं, ऐतिहासिक स्थल ही देखने के लिए आते हैं दोस्तों। जैसे ऐसे दुर्ग बने हुए, ऐसे इतनी अच्छी प्रकोटे, अच्छी दीवारें बनाई गई दोस्तों आगे और दिखाता हूँ मैं आपको। ये दोस्तों अचलगढ़ है। कौन सा है? अचलगढ़ है। अचलगढ़ कौन सा है? अचलगढ़। इसका भी पुनर्निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। अचलगढ़ का भी पुनर्निर्माण करवाया। जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ अनेक मंदिर बने हुए, यहाँ सफेद मार्बल से, यानी सफेद मार्बल आप जानते हो, सफेद मार्बल मकराने का प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक मार्बल का उत्पादन होता है दोस्तों राजसमंद से। कहाँ से होता है? राजसमंद से। परंतु सफेद मार्बल जो है मकराना से। राजस्थान में मार्बल मंडी है किशनगढ़ अजमेर में। कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर में है मार्बल मंडी। और सफेद मार्बल से आपको बताया कि प्रेम का प्रतीक एक महल भी बनाया गया है जिसका नाम है ताजमहल। विश्व का 8 अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है, जो कि किसने बनाया था? शाहजहां ने, मुमताज की याद में। किसकी याद में? मुमताज की। और कोलकाता में विक्टोरिया पैलेस, कौन सा? विक्टोरिया पैलेस भी सफेद संगमरमर से बने हुए हैं। तो दोस्तों ये सफेद संगमरमर से यहाँ विभिन्न प्रकार के मंदिर बनाए गए। कुंभलगढ़ दुर्ग और अचलगढ़ दुर्ग, और अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो, आगे की बात करते हैं कुंभा की उपलब्धियों के बारे में। किन के बारे में? महाराणा कुंभा की उपलब्धियों के बारे में वर्णन करते हैं दोस्तों। महाराणा कुंभा की उपलब्धियां कौन कौन सी इनकी उपलब्धियां रही, इनके बारे में चर्चाएं करते हैं दोस्तों। कुंभा की उपलब्धियां कुंभा की बात करें तो कुंभा एक स्थापत्य कला का जनक। अभी हमने पढ़ा है कि राजस्थान के स्थापत्य कला का यह क्या कहलाता? जनक कहलाता है। इसने अनेक मंदिरों, महलों, दुर्गों, अनेकों का निर्माण करवाया था। अब दोस्तों इनकी अन्य उपलब्धियां पढ़ते हैं। इनकी बात करें तो इनका जो गुरु था, यानी ये संगीत में दक्ष थे और इनका संगीत गुरु थे। संगीत गुरु की बात करें तो इनके संगीत गुरु थे जिसका नाम था सारंग व्यास। क्या नाम था? सारंग व्यास।
महाराणा कुंभा के संगीत गुरु थे, उनका नाम क्या था? सारंग व्यास। और इन्हीं की बात करें तो इनके आध्यात्मिक गुरु, इनके दूसरे जो गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे, उनका नाम था हीरानंद। क्या नाम था? हीरानंद इनके भी गुरु थे। और एक इनके दरबार में रहते थे जिसका नाम था कान्हा व्यास। क्या नाम था? कान्हा व्यास। कान्हा व्यास, कान्हा व्यास भी इनके एकमात्र वैतनिक दरबारी थे। जो भी काम करता था वेतन लेता था। कुंभा का एकमात्र वैतनिक, सवैतनिक, कैसा? सवैतनिक दरबारी कवि था, उसका नाम क्या था? कान्हा व्यास। कान्हा व्यास ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था एकलिंग। क्या नाम था? एकलिंग महात्म्य। कौन सा ग्रंथ लिखा? एकलिंग महात्म्य। जिनको प्रारंभ किया गया था, यानी लिखना प्रारंभ किया था कुंभा के द्वारा किया गया था, परंतु जो पूर्ण किया गया था लेखन कार्य, वो लेखन कार्य पूर्ण किसके द्वारा किया गया था? कान्हा व्यास के द्वारा किया गया। इनके अलावा एक रहता था नाथा नामक व्यक्ति रहता था जिसने ग्रंथ लिखा था वस्तु मंजरी। कौन सा? वस्तु मंजरी नामक ग्रंथ लिखा था। और एक और व्यक्ति था जिसका नाम था शिल्पी मंडन। क्या नाम था? जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुविद था, शिल्पी मंडन। इसने भी कई ग्रंथ लिखे थे। कितने ग्रंथ थे? जैसे बात करें राजप्रसाद। कौन सा? राजप्रसाद है, और मूर्ति वल्लभ है, राजप्रसाद है, और रूप अवतार, या इसे बोला जाता है 10 रूप अवतार है। इनके अलावा वल्लभ मंडन है, शिल्पी मंडन के द्वारा लिखे गए ग्रंथ है, राजप्रसाद है, मूर्ति वल्लभ है, 10 रूप अवतार है। इस प्रकार के अनेक ग्रंथ लिखे गए थे। किसके द्वारा? शिल्पी मंडन। और शिल्पी मंडन कुंभा का क्या था? प्रधान वास्तुकार था। ये कान्हा व्यास है जो एकलिंग महात्म्य लिख रहा है। हीरानंद इनका आध्यात्मिक गुरु था, ये इनका संगीत गुरु था। कौन था? सारंग व्यास। कौन था? सारंग व्यास। इस प्रकार के अन्य जैन, जैसे जैन मुनि रहते थे सोमदेव। कौन थे? सोमदेव। इनके अलावा जैन मुनि जैसे टिल्ला भट्ट है, टिल्ला भट्ट। कौन है? टिल्ला भट्ट। ये ऐसे इनके दरबार में रहते थे। अनेकों सैकड़ों कवियों का, सैकड़ों विद्वानों का आश्रय दाता रहा है महाराणा कुंभा। कौन रहा है? महाराणा कुंभा। इसी महाराणा कुंभा की आगे की दोस्तों चर्चाएं करते हैं। इनकी प्रमुख संगीत की उपलब्धियां, संगीत ग्रंथ, इनके कौन कौन से ग्रंथ? कुंभा के प्रमुख ग्रंथ, महाराणा कुंभा के प्रमुख ग्रंथ। कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? देखिएगा दोस्तों, कुंभा ने अनेकों ग्रंथ लिखे थे। जैसे बात करते हैं संगीत राज। कौन सा? संगीत राज। कौन सा ग्रंथ लिखा? संगीत राज। 2 नंबर पर संगीत मीमांसा। कौन सा लिखा था? संगीत मीमांसा लिखा था। संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, चंडी शतक है। कौन सा है? चंडी शतक है। कौन सा ग्रंथ है? चंडी शतक है। और इनके अलावा संगीत प्रबंध है, संगीत प्रबंध है, सुधा प्रबंध है, सुधा प्रबंध है, कामरति सार है, कामरति सार है, सुधा प्रबंध है। यानी कुंभा के ग्रंथ कौन कौन से? संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, चंडी शतक है, संगीत प्रबंध है, सुधा प्रबंध है, सूड प्रबंध भी है दोस्तों। एक और है सूड प्रबंध। कौन सा? सूड प्रबंध, यानी सूड प्रबंध या सूंड प्रबंध भी बोलते हैं। यानी इन्होंने ग्रंथ लिखा था संगीत राज है, संगीत मीमांसा है। इनके अलावा जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित इन्होंने एक टीका भी लिखा था जिसका नाम था रसिक
प्रिया, कौन सा लिखा था? रसिक प्रिया नामक टीका लिखा गया था। एक टीका प्रधान ग्रंथ लिखा गया। किस पर लिखा गया? जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित। किसके आधारित है? जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित रसिक प्रिया का टीका लिखा गया था। संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, चंडी शतक है, संगीत प्रबंध है, सुधा प्रबंध है, कामरति सार है, सूड प्रबंध है और रसिक प्रिय टीका लिखा गया था जयदेव के ग्रंथ पर। संगीत राज की बात करें तो ये संगीत का प्रधान ग्रंथ है। संगीत का प्रधान ग्रंथ है। इसके 5 भाग थे। किसके भाग थे? 5 भाग थे। किसके 5 भाग थे? संगीत राज के। जैसे बात करें तो 5 थे। एक का नाम था संगीत नृत्य, संगीत नृत्य हो गया, संगीत वाद्य हो गया, संगीत नृत्य, संगीत वाद्य, संगीत पाठ्य और संगीत प्रबंध हो गया। इस प्रकार के इस ग्रंथ के टोटल संगीत राज की कुल कितने भाग है? 5 भाग है। कितने भाग है? संगीत रत्न हो गया, संगीत नृत्य हो गया, संगीत वाद्य हो गया, संगीत पाठ्य हो गया। टोटल इस प्रकार के इस ग्रंथ के 5 भाग थे। ये संगीत का सिरमौर ग्रंथ था। कुंभा के संगीत के सिरमौर ग्रंथों की बात करें तो उसका नाम था संगीत राज। क्या नाम था? संगीत राज था, जिसके 5 भाग थे। इनके अलावा इनका संगीत मीमांसा है, चंडी शतक है, संगीत प्रबंध है, सुधा प्रबंध है, कामरति सार है, सूड प्रबंध है, रसिक प्रिया टीका लिखा गया था। जयदेव की गीत गोविंद पर आधारित लिखा गया था। इनके बाद में आगे की बात करते हैं दोस्तों। आगे की बात करें तो इनके और कौन कौन से क्या लिखा गया था उनकी बात करते हैं। देखिएगा और इन्होंने क्या किया था। ये इनके प्रमुख ग्रंथ हो गए। कुंभा की उपाधियां। दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट पूछा था कि महाराणा कुंभा की कौन कौन सी उपाधियां थी। कौन कौन सी उपाधियां थी? तो इनकी उपाधियां की बात करते हैं। कुंभा की उपाधियां। दोस्तों कुंभा को अनेक उपाधियां दी गई थी। अनेक उपाधियां दी गई थी महाराणा कुंभा को। और उपाधियों की बात करें तो इनमें आता है एक सबसे पहले राणो रासो 1 नंबर। 2 नंबर की बात करें अभिनव भट्टाचारी। 3 नंबर की बात करें धीमान। कौन सी? धीमान जी। और 4 नंबर की बात करें तो चाप गुरु। क्या? चाप गुरु। 5 नंबर हाल गुरु। 6 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। 6 नंबर नंदीकेश्वर अवतार। फिर बात करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर की बात करें तो इसे कहा जाता है नाट्य शास्त्र कर्ता। क्या कहा जाता है? नाट्य शास्त्र कर्ता भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कुंभा को कहा जाता है। इसे कहा जाता है दुर्गाधीराज। क्या कहा जाता है? दुर्गाधीराज भी किसको कहा जाता है? कुंभा को कहा जाता है। इसी कुंभा की बात करें तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दुर्गाधीराज। क्या कहा जाता है? दुर्गाधीराज कहा जाता है। राणो रासो है, राणो रायन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राणो रायन। और अभिनव भट्टाचार्य महाराजा धीराज। क्या कहा जाता है? महाराजा धीराज। महाराजा महाराजा धीराज भी कहा जाता है। महाराजा धीराज भी कहा जाता है। 11 नंबर की बात करें तो दोस्तों इसे कहा जाता है, और भी क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नरपति। क्या कहा जाता है? नरपति। इसे कहा जाता है गजपति। क्या कहा जाता है? गजपति।
इसे कहा जाता है अश्वपति। क्या कहा जाता है? अश्वपति। अश्वपति क्या कहा जाता है? अश्वपति। इसे कहा जाता है निरूषक। क्या कहा जाता है? निरूषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरूषक। क्या कहा जाता है? निरूषक कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है प्रजा हितैषी। क्या कहा जाता है? प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रजा हितैषी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, इनकी उपाधियां राणो रासो। क्या कहा जाता है? राणो रासो कहा जाता है। अभिनव भट्टाचार्य। कौन सा? अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। इसे धीमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धीमान। इसे चाप गुरु भी कहा जाता है। कौन सा गुरु कहा जाता है? चाप गुरु। इसे हाल गुरु कहते हैं, नंदीकेश्वर अवतार कहते हैं, इसे नाट्य शास्त्रकर्ता कहते हैं, दुर्गा धीराज कहते हैं, राणो रायन कहते हैं, महाराजा धीराज कहते हैं, नरपति कहते हैं, गजपति कहते हैं, अश्वपति कहते हैं, निरूषक कहते हैं, प्रजा हितैषी कहते हैं। कौन सा हितैषी कहते हैं? प्रजा हितैषी कहते हैं। किसको कहते हैं? महाराणा कुंभा को। किसको कहते हैं? महाराणा कुंभा को कहते हैं। इस प्रकार इनकी अनेकों उपाधियां हैं। किनकी? महाराणा कुंभा को। इसे कहा जाता है संगीत प्रेमी। क्या कहा जाता है? संगीत प्रेमी। क्या कहा जाता है? संगीत प्रेमी भी कहा जाता है। संगीत का काफी प्रेमी था, इसका इसे संगीत प्रेमी। इन्हें विद्या अनुरागी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्या अनुरागी कहा जाता है। इसे कहा जाता है युद्ध में स्थिर बुद्ध। क्या कहा जाता है? युद्ध में स्थिर बुद्ध भी कहा जाता है, या युद्ध में स्थिर बुद्धि भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। दोस्तों आपको इतनी डिटेल्स में पढ़ा रहा हूं कि आपका एक भी एग्जाम से बाहर, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं है। अपने भी जो पढ़ाया गया है इस वीडियो में से अगर महाराणा कुंभा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसी वीडियो से ही पूछे जाएंगे। देखना ये कुंभा की उपाधि है, देखना कैसे कैसे इसने उपाधियां ध्यान की, कितनी इस व्यक्ति में योग्यताएं थी। देखना यह राणो रासो यानी राजकुमारों में सर्वश्रेष्ठ, अभिनव भट्टाचार्य यानी भारत के हिंदू शासकों में सर्वश्रेष्ठ, धीमान यानी महान दानी, यानी इसे दानदाताओं, इनकी दान की जो तुलना की गई परमार राजा भोज से बढ़कर की गई है। इनकी सहनशीलता की तुलना परमार राजा भोज व हर्षवर्धन से भी इनकी तुलना की जाती है। दोस्तों दुर्गाधिपति, नाट्य शास्त्रकर्ता, नंदीकेश्वर अवतार, महाराजाओं का महाराजा, नरपति सबका है ये पतिर, गजपतिर यानी गज सेना का, यानी अश्वपतिर, हस निरूषक यानी किसी भी प्रकार का जिन पर कोई अंकुश न हो, प्रजा हितैषी जनता का हितैषी यानी संगीत का प्रेमी है, विद्या का अनुरागी है, युद्ध में स्थिर बुद्ध भी कहा जाता है। इसे अनेकों उपाधियां धारण की है महाराणा कुंभा ने। तो यहाँ आशा करता हूँ आप सब लोगों को याद रहेगी, और एग्जाम में कई बार इनकी उपाधियों को लेकर ही दोस्तों पूछा जाता है। दोस्तों इनके समय की बात करें तो मालवा का सुल्तान, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि मालवा का सुल्तान यानी मालवा के सुल्तान की बात करेंगे कि 1456 ईस्वी में, 1456 ईस्वी में कुंभा को पराजित करने के लिए, किसको पराजित करने के लिए? कुंभा को पराजित करने के लिए एक संधि की गई थी जिसका नाम था इतिहास में चंपानेर की संधि। कौन से? चंपानेर की संधि की गई थी। चंपानेर की संधि कब की गई थी? 1456 ईस्वी में। कब? 1456 ईस्वी में। और चंपानेर की संधि किन किन के बीच में हुई थी? और चंपानेर की संधि हुई थी दोस्तों, ध्यान रखना, किन किन के बीच में हुई? चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि हुई थी एक तो मालवा का, कहाँ का? मालवा का। मालवा का शासक था, मालवा का शासक था जिसका नाम था महमूद खिलजी। क्या नाम था? महमूद खिलजी। अभी हमने पढ़ा है महमूद खिलजी अपनी राज्य का बदला लेना चाहता है। और एक था गुजरात का शासक। कहाँ का शासक था? गुजरात का शासक। गुजरात के शासक का नाम था, गुजरात के शासक का नाम था कुतुब शाह। क्या नाम था? कुतुब शाह। क्या नाम था? कुतुब शाह। वह मालवा के महमूद खिलजी के मध्य 1456 ईस्वी में एक संधि होती, उस संधि का नाम था चंपानेर की संधि। कौन सी संधि थी? चंपानेर की संधि। कौन सी संधि? चंपानेर की संधि होती है, और वो होती है 1456 में। किन किन के मध्य होती है? और इसका जो उद्देश्य था, इसका के
यानी इनके क्या उद्देश्य था, क्या क्या चाहते थे, क्यों ये संधि कर रहे हैं। ये संधि की गई थी कुंभा के विरोध। किसके विरोध की गई थी? कुंभा के विरुद्ध। और इन लोगों ने लक्ष्य रखा था, क्या लक्ष्य रखा था कि हम अलग अलग मेवाड़ के अलग अलग पार्ट पर अलग अलग जगह आक्रमण करके मेवाड़ पर क्या करेंगे? अधिकार करेंगे और कुंभा को पराजित कर देंगे। परंतु कुंभा भी कहाँ का मानने वाला था? कुंभा भी एक विद्या अनुरोगी था, कूटनीतिज्ञ था। इनकी कूटनीति भी सर्वश्रेष्ठ थी और इसने कूटनीति का प्रयोग करते हुए और इन दोनों को ही पराजित कर दिया। यानी इनकी चंपानेर की संधि पर पानी फेर दिया। किसने पानी फेर दिया? कुंभा ने। इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया दोस्तों इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। किसने? कुंभा। आप लोग कुंभा से शिक्षा ले सकते हो कि कुंभा किस प्रकार से कूटनीति, इसके पास में साम दाम दंड भेद की नीति थी। ये एक कला प्रेमी था। इनकी कूटनीति, इनकी रणनीति भी बहुत आतुर थी। ये युद्ध कलाओं में प्रवीण था, ये संगीत में प्रवीण था, ये साहित्य में प्रवीण था दोस्तों। तो आप इनसे शिक्षा ले सकते हो कि एक आदमी एक अनेकों क्षेत्र में किस प्रकार से प्रवीण हो सकता है। या इनका उदाहरण देख रहे हो दोस्तों, महाराणा कुंभा। कौन थे? महाराणा कुंभा था दोस्तों। यहाँ से मैं अब एक प्रारंभिक पहलू पर और भी चर्चा करूंगा। एक संधि कुंभा पढ़ा रहा हूं तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको और भी डिटेल्स में पढ़ाऊं, और भी डिटेल्स की इनकी जानकारी दूं दोस्तों। प्रारंभिक और चलता हूं, मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ चंपानेर की संधि आपको समझ में आगे होगी कि 1456 में हुई थी। मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुब शाह के मध्य उद्देश्य था कुंभा के विरुद्ध, यानी कुंभा को पराजित करके मेवाड़ पर अलग अलग भागों में, 2 भागों को तोड़ देंगे, 2 टुकड़े कर देंगे और 2 टुकड़ों पर अलग अलग अपने मेवाड़ की शासन व्यवस्था बांट लेंगे। और कुंभा से महमूद खिलजी चाहता था कि सारंगपुर के युद्ध का मैं क्या लूँ, इनसे बदला लूँ। कहीं का मानने वाला था ये महमूद खिलजी। ये भी अलवती खिलजी था, ये कहाँ का मानने वाला था। इसने भी प्रतिशोध लिया था। परंतु कुंभा एक कूटनीतिज्ञ, इनके जैसों को क्या निकाल के देगा दोस्तों। देखना आगे, देखना दोस्तों। आगे की मैं बात करता हूँ आपसे, आगे की बात करता हूँ। तो दोस्तों हमने प्रारंभिक पढ़ा था कि कुंभा के समक्ष अनेक समस्याएं थी। कुंभा के समक्ष में उसी समय कुंभा के समक्ष में इनके पापा के मामा भी था। ये भी एक प्रकार का इनको लॉस पहुंचाना चाहता, जिसका नाम था भारमल। क्या नाम था? भारमल। क्या नाम था? भारमल। ये दोस्तों वैसे तो मूलतः ये मारवाड़ का था, परंतु मारवाड़ से यह अपनी बहन हंसाबाई का विवाह करवाता है। और हंसाबाई का विवाह करवाया गया था मेवाड़ महाराणा किसके साथ करवाया गया था दोस्तों? महाराणा लाखा के साथ। किसके साथ? महाराणा लाखा के साथ 80 वर्ष की उम्र में हंसाबाई का विवाह करवाया गया था। और हंसाबाई की जो संतान हुई थी उसका नाम क्या था? मोकल था। मोकल की क्या होती थी? मोकल का संरक्षक बना था। कौन बना था? भारमल। क्योंकि मोकल का ये मामा था। किसका मामा था? मोकल का। तो ये मामा था, कुंभा का दादा था। किसका दादा था? ये कुंभा का दादा लगता था। यानी कुंभा की दादी थी जिसका नाम था हंसाबाई। क्या नाम था? हंसाबाई। और ये हंसाबाई थी जो कि इस भारमल की बहन थी। ये भारमल क्या करता है दोस्तों? ये क्या करता है कि एक इनकी प्रेमिका थी। क्योंकि राजपूत समाज में क्या होता था कि जो विवाह होता था राजा महाराजा तो दहेज में क्या दी जाती थी? दासियां दी देती थी। यानी दासियां, और उनमें से इन लोगों को जो पसंद आती थी उसे अपनी उपपत्नी का दर्जा दे देते थे। किसका दे देते थे? उपपत्नियां बना लेते थे। जिनको पसंद आती थी, आप लोगों ने पढ़दायित्व होती है, उपपत्नी होती है और दासी होती है, इस प्रकार की उपपत्नियां बना लेते थे। इसको पसंद आ गई। कौन पसंद आ गई? भारमली। हाँ दोस्तों, भारमल भी एक शासक था। और भारमली यानी यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया। भारमली यानी भारमली थी, उसका नाम क्या था? भारमली। और मारवाड़ का शासक था, उसका नाम था रणमल। क्या नाम था? रणमल। क्या नाम था? रणमल था दोस्तों। यहाँ थोड़े से, हाँ दोस्तों, ये भारमल था, सॉरी भारमली थी। कौन थी? भारमली थी। और यहाँ मारवाड़ का शासक था रणमल। और रणमल यहाँ हंसाबाई का भाई था, सॉरी हंसाबाई का भाई था। और मोकल का मामा, कुंभा का यह दादा हो गया। और इसी के साथ में एक सुंदर सी दासी आई थी। कैसी आई थी? सुंदर सी दासी आई थी, उसका नाम था भारमली। क्या नाम था? ये रूप रंग से काफी सुंदर थी और ये इनके मन में भाग गई। किसके मन में भाग गई? रणमल के मन में भाग गई। और रणमल ने इनके साथ मामला फिट कर लिया। रणमल ने इनके साथ मामला फिट कर लिया। और क्या होता है कि इसे अपने पक्ष में मिलाने का
कार्य प्रारंभ करते थे। किसको? भारमली को। और भारमली को पक्ष में मिलाकर और रणमल हड़पना चाहता था। क्या हड़पना चाहता था? मेवाड़ साम्राज्य। क्या हड़पना चाहता था? मेवाड़ साम्राज्य हड़पना चाहता था। क्या हड़पना चाहता था? मेवाड़ साम्राज्य हड़पना चाहता था। यानी मेवाड़ के शासक कुंभा की भी ये क्या करना चाहता था? हत्या करना चाहता था। परंतु कुंभा भी कूटनीतिज्ञ था और इसी कुंभा ने विपरीत क्या किया? 1438 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, किस दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? रणमल की। किसकी हत्या कर दी? रणमल की। यहाँ मेवाड़ में कहावत प्रसिद्ध हुई थी कि खेत में नाला और मकान में आला और घर में साला हमेशा बर्बाद करता है। तो दोस्तों घर में साले से बचकर रहिए, खेत में नाले से और मकान में आले से बचकर रहिए। ये कहावत इसी समय प्रसिद्ध हुई थी कि खेत में नाला, मकान में आला और घर में साला हमेशा क्या करता है? बर्बाद ही करता है। तो आपको इस बर्बादी से भी बचना है, यहाँ से शिक्षा ले सकते हो। तो दोस्तों इसकी हत्या कर दी। जी हाँ, इनका एक पुत्र था जिसका नाम था रावजोधा। दोस्तों यही रावजोधा जिसने जोधपुर शहर की क्या की थी? स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? जोधपुर शहर की स्थापना की थी। रावजोधा पुत्र था। किसका पुत्र था? रणमल का पुत्र था। रणमल की हत्या होगी। जोधा को पता चला कि कुंभा अपनी भी क्या कर सकता है? हत्या कर सकता है। तब ऐसे कहा जाता है, किसी ने कहा कि कुंभा भाग सके तो भाग, तुम्हारो रणमल तो मारियोगी हो। क्या कहा गया? यहाँ के सरदारों ने, राठौड़ सरदारों ने कहा कि कुंभा भाग सके तो भाग भाईड़ा, थारो रणमल तो मारियोगी हो है, थारे रणमल ने तो मार दियो गए हैं। तब जोधा भाग जाता है मंडोर। मंडोर भागने पर कुंभा पीछा करता है। बीकानेर का एक गांव है कुहानी गांव। कौन सा है? कुहानी गांव में जाकर शरण लेता है। कौन शरण लेता है? रावजोधा। परंतु इधर हंसाबाई थी और हंसाबाई कुंभा की यानी कुंभा की दादी रावजोधा की क्या थी? बुआ थी। और ये क्या करवाती है? 1453 ईस्वी में। कब? 1453 ईस्वी में एक संधि करवाती है जिसे इतिहास में कहा जाता है आवल बावल की संधि। कौन सी संधि? आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि हुई थी 1453 ईस्वी में महाराणा कुंभा और रावजोधा के मध्य। किनके मध्य? महाराणा कुंभा और रावजोधा के मध्य इतिहास प्रसिद्ध आवल बावल की संधि हुई थी। और आवल बावल की संधि में क्या होता है कि इन दोनों के मध्य समझौता करवा दिया गया। किसके मध्य समझौता करवा दिया गया? रावजोधा और कुंभा के मध्य। किसने मध्यस्थता की थी? हंसाबाई ने। किसने मध्यस्थता की? हंसाबाई ने। और मेवाड़ मारवाड़ की, यानी आवल की तरफ एक पेड़ था, वो था मेवाड़ साम्राज्य। कौन से साम्राज्य में? मेवाड़ साम्राज्य। और बावल की तरफ का जो पेड़ था वो था मारवाड़ में। आंवल का आंवला हो गया, बावल का मतलब हम लोग बोलते हैं देसी बबूल, अपनी भाषा में बोले तो देसी किक्कर। क्या थी? देसी किक्कर थी। तो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में आवल बावल की संधि होती है। इस संधि का जो निर्धारण किया गया था सोजत दुर्ग। कौन सा? सोजत दुर्ग। और ये सोजत दुर्ग दोस्तों पाली में। कहाँ है? पाली में। कहाँ है? पाली से निर्धारित किया गया था। कहाँ से किया गया? पाली से ये संधि निर्धारित की गई थी, जिसे इतिहास में आवल बावल की संधि कहते हैं। और इसकी संधि की मध्यस्थता की गई थी हंसाबाई के द्वारा। किसके द्वारा? हंसाबाई के द्वारा मध्यस्थता की गई थी। और इसी संधि के तहत जोधा ने अपनी पुत्री थी जिसका नाम था श्रृंगारदे। क्या नाम था? श्रृंगारदे। कौन थी? श्रृंगारदे। और ये श्रृंगारदे पुत्री थी किसकी? रावजोधा की। और कुंभा का पुत्र था जिसका नाम था रायमल। क्या नाम था? रायमल। इन दोनों का क्या करवा दिया गया दोस्तों? जो करवाते हैं ना वही करवाया। क्या करवाते हैं? विवाह करवाते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। क्या करवा दिया? विवाह करवा दिया। किसका? श्रृंगारदे और रायमल का विवाह करवा दिया गया। किस संधि के तहत? आवल बावल की संधि। और कुंभा और जोधा को मैत्री के साथ साथ संबंधी बना दिया, एक दूसरे के रिश्तेदार बना दिया, ताकि भविष्य में कभी भी मेवाड़ मारवाड़ के लोग आपस में सीमा विवाद को लेकर, किसी भी प्रकार के विवाद को लेकर टकराव न हो जाए, इनके बीच में किसी भी प्रकार का युद्ध न
छिड़ जाए। इस प्रकार इन्होंने क्या करवा दिया, यहाँ बनवा दिया, क्या बनवा दिया, समझौता करवा दिया। कब बनवाया, 1453 ईस्वी में समझौता करवाया था, जिसे इतिहास में आवल बावल की संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, आवल बावल की संधि कहते हैं। अब दोस्तों मैं विशेष तथ्यों पर चर्चाएं करूंगा। किस पर चर्चाएं करूंगा, विशेष तथ्यों पर चर्चाएं करूंगा। इनसे पहले कुंभा के बारे में एक चीज और पढ़ लेते हैं। कुंभा के बारे में चीज पढ़, कुंभा इस प्रकार की संधि हो गई। अंतिम बात करें तो कुंभा को वर्धा अवस्था में एक रोग हो गया जिसका नाम था उन्माद रोग। कौन सा रोग हो गया, उन्माद नामक रोग हो गया। किसको रोग हो गया, कुंभा को। किसको हो गया, कुंभा को रोग हो गया, उन्माद नामक रोग हो गया। उन्माद नामक रोग के कारण कुंभा के पुत्र उदयन से क्या हो गया, परेशान हो गया। इतिहास में उदयकरण के नाम से ये उदयन से परेशान हो गया, परेशान होकर और सतालोभ में आकर और 1468 ईस्वी में कौन से दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, कौन से, कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभा की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई थी। कुंभा की हत्या की गई थी उदयकरण के द्वारा 1468 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में। और ये उदयकरण था महाराणा कुंभा का पुत्र, मेवाड़ के इतिहास का पितृहंता, हंता शासक कहलाया था। कौन कहलाया था, उदयकरण कहलाया था। ये कुंभा की हत्या करके मेवाड़ का शासक बना था। कौन बना था, यह उदा। कौन बना था, उदा। उदा ने अपने पिता की हत्या कर दी थी 1468 में, और हत्या कहाँ की थी, कुंभलगढ़ में, क्योंकि इन्हें अंतिम समय उन्माद नामक रोग हो गया था। किसको रोग हो गया था, कुंभा को। आगे दोस्तों मैं इनके बारे में विशेष चर्चाएं करने वाला हूं, कुंभा के बारे में, यानी कुंभा के बारे में। कुंभा की एक पुत्री थी जिसका नाम था रम्मा बाई। क्या नाम था, रम्मा बाई। इनका विवाह किया गया था अजमेर के मंडली के यादव के साथ। अजमेर के मंडली के यादव के साथ, अजमेर के मंडली के यादव के साथ इनका क्या किया गया, विवाह किया गया था। किसका विवाह किया गया था, रमाबाई। ये संगीत में दक्ष होने के कारण इसे वागीश्वरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वागीश्वरी। क्या कहा जाता है, वागीश्वरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रमाबाई को। इनको विवाह में क्या दी गई थी, एक खान थी चांदी की, जिसे वर्तमान में जावर माइंस बोलते हैं। उस समय उसे क्या बोलते थे, योगिनी पट्टनम। क्या बोलते थे, योगिनी पट्टनम नामक चांदी की खान दहेज में दी गई थी। किसको दी गई थी, चांदी की खान दहेज में दी गई थी रमाबाई को। और ये संगीत में दक्ष होने के कारण इसे क्या कहा जाता था, वागीश्वरी। क्या कहा जाता था, वागीश्वरी कहा जाता था। किसको कहा जाता था, रमाबाई को कहा जाता था। तो कुंभा के बाद में शासक कौन बना, उदयकरण। कौन बना था, उदयकरण। अब दोस्तों कुछ फैक्ट्स और पूछे जाते हैं विजय स्तंभ को लेकर। जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार बात करें, कुछ फैक्ट्स पूछे जाते हैं और उन फैक्टों की मैं चर्चाएं करता हूं आपके समक्ष। फैक्ट कौन कौन से विजय स्तंभ को लेकर फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो उन फैक्ट्स की पुनः मैं चर्चाएं करूंगा दोस्तों। विजय स्तंभ को लेकर, विजय स्तंभ दोस्तों, विजय स्तंभ को लेकर पूछा जाता है कि विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी की, तो दोस्तों याद रखना 15 अगस्त को। कब, 15 अगस्त 1949 को। कब, 15 अगस्त 1949 को। 15 अगस्त 1949 को भारत सरकार ने 1 रुपये की, कितने रुपए की, 1 रुपया की क्या जारी की थी, डाक टिकट तय की। राजस्थान की पहली इमारत जिन पर डाक टिकट जारी की गई थी, और ये डाक टिकट जारी की गई थी 15 अगस्त 1949 को। दोस्तों दूसरा पूछा जाता है 1957 ईस्वी में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, किसने, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना लोगो बनाया था। किसको लोगो बनाया, विजय स्तंभ को, यानी अपना मोटो बनाया। किसको बनाया, विजय स्तंभ को। कब बनाया, 1957 में। दोस्तों राजस्थान पुलिस पोशाक प्रतीक चिन्ह, कौन सा, राजस्थान पुलिस के जो यहाँ कंधे पर जो बेच लगे होते हैं, उन बेच पर देख लेना दोस्तों किनकी आकृति है, विजय स्तंभ की। किसकी, विजय स्तंभ की। और यह आकृति बनाई गई थी 6 नवंबर के बाद, 6 नवंबर 2006।
1 नवंबर 2006 को विजय स्तंभ को राजस्थान पुलिस का पोशाक प्रतीक चिन्ह, कब 1 नवंबर 2006 को राजस्थान पुलिस का पोशाक प्रतीक चिन्ह बनाया गया था भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? KR नारायण ने घोषित किया। और दोस्तों JK वाहिट सीमेंट, कौन सी? JK वाहिट, जो कि निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, जो कि राजस्थान की दूसरी सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन सबसे बड़ी कंपनी है, उसका लोगो भी कौन सा है? विजय स्तंभ है। क्या है? विजय स्तंभ। दोस्तों गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1534-35 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया था। आक्रमण के दौरान उन्होंने क्या किया कि विजय स्तंभ को नष्ट करने का प्रयास किया, परंतु विजय स्तंभ को नष्ट नहीं कर पाया, और नहीं कर पाने के कारण इन्होंने विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर, कौन सी? तीसरी मंजिल पर 3-3-3 यानी टोटल 9 बार अरबी भाषा में लिखवाया था अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या लिखवाया था? अरबी भाषा में अल्लाह अल्लाह शब्द उत्कीर्ण करवाया गया था बहादुर शाह के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा अल्लाह अल्लाह लिखवाया गया था। किस पर लिखवाया गया था? विजय स्तंभ। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी की गई थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो है राजस्थान पुलिस का पोशाक प्रतीक चिन्ह। दोस्तों राजस्थान में और भी विजय स्तंभ है, ध्यान रखना। परमार शासकों का जो विजय स्तंभ है जालोर में बना, जालोर दुर्ग में बना हुआ है। दोस्तों गुप्तकालीन समुद्र गुप्त का जो विजय स्तंभ है बयाना दुर्ग भरतपुर में। कहाँ है? बयाना दुर्ग भरतपुर में समुद्र गुप्तकालीन विजय स्तंभ है। दोस्तों भारत पाक का प्रतीक विजय स्तंभ तन्नोट जैसलमेर में, यानी 1965 का जो युद्ध हुआ था, भारत पाक विजय का प्रतीक जो विजय स्तंभ तन्नोट जैसलमेर में। दोस्तों 1857 की क्रांति का जो विजय स्तंभ है आहुआ दुर्ग पाली में। कहाँ है? पाली में। परंतु राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जो विजय स्तंभ है वो है चित्तौड़ दुर्ग का। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध विजय स्तंभ माना जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक का समझ में आया होगा। कृषि पर्यवेक्षक को आपके लिए अच्छा डिटेल्स में वीडियो बनाया गया है। हाँ, एग्री जोन संग्रिया क्लासेस की तरफ से बनाया गया दोस्तों। तो ध्यान रखना, यहाँ से एग्जाम में आपके काफ़ी क्वेश्चन से आएंगे। तो दोस्तों विदा लेता हूँ, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तो ये आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ना।